हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सैम्पल पेपर 3 क्लास 10 साइंस का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए हमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये बायोलॉजी का है। ठीक है, ये है आपका बायोलॉजी का। नेक्स्ट सेक्शन आपका केमिस्ट्री का होगा एंड लास्ट आपका फिजिक्स का होगा। एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का ब्रीदिंग रेट हाई होगा कि लो? तो हमें पता है क्योंकि एक्वाटिक यानी कि पानी के अंदर ऑक्सीजन कम होता है कंपेयर टू हमारा एटमॉस्फेयर, तो उसका रेट क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए एंड बी तो नहीं होगा, ऑप्शन सी और डी हो सकता है। फास्टर बिकॉज दे नीड मोर ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल, ये नहीं है। फास्टर बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इज वाटर इज फेयरली लो, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम है कंपेयर टू ग्राउंड लेवल। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। In an experimental study, independent inheritance of two separate traits, shape and color of seeds, the ratio of different combinations in F2 progeny would be। ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन ये हमें पता है, F2 प्रोजेनी में दो डिफरेंट ट्रेट्स का कितना होता है? टोटल आपका होता है 16 और उसका रेशियो होता है 9:3:1। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या पूछ रखा है? डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज दे आर मेड ऑफ मटेरियल विथ लाइट वेट, बिल्कुल नहीं है। दे आर मेड ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, ये भी गलत है, ये भी गलत है। दे आर मेड ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स, हो सकता है। दे आर मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो 3 का क्या होगा आपका? टॉक्सिक मटेरियल हम नहीं बोल सकते, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल तो है। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस कौन सा वाला पार्ट किस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सबसे पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये किससे पेयर अप होगा? ये तो हमारा ब्रेन होगा। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका स्पिनल कॉर्ड होता है। नेक्स्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये क्या होगा? ये आपका होगा स्पिनल कॉर्ड वाला, यानी कि 2 होगा आपका सी। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये क्या होगा? ये होगा आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आपका बचा हुआ रिफ्लेक्स सेक्शन रिफ्लेक्स आर्ट में जाएगा, यानी कि 1 होगा आपका ए, 2 सी, 3 बी, 4 डी। तो ये हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फूड चेट का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। What will happen if the deer are missing in the following food chain? अगर डियर गायब हो जाए तो इसमें क्या होगा? ये क्वेश्चन हमने सैंपल पेपर 1 में भी डिस्कस किया था। क्या होगा? अगर हिरन कम हो जाए या फिर गायब हो जाएगा तो क्या होगा? ग्रास को खाने वाला कोई नहीं रहेगा और टाइगर भूखा मर जाएगा, यानी कि ग्रास का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, टाइगर का पॉपुलेशन गिर जाएगा। तो क्या होगा? पॉपुलेशन ऑफ टाइगर विल इंक्रीज, गलत। द टाइगर विल डाई, ये होगा। अमाउंट ऑफ ग्रास विल डिक्रीज, ये भी नहीं होगा। टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास, ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन बी होगा आंसर, यानी कि जो शेर है वो धीरे धीरे मर जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉफिक मूवमेंट इन प्लांट्स। ठीक है, इट इज ड्यू टू स्टिमुलीज ऑफ स्टार्च एंड टेम्परेचर, ये बिल्कुल नहीं है। टेम्परेचर डिपेंडेंस नहीं होता है आपका ट्रॉपिक मूवमेंट। डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलीज रिसीव्ड,
डिपेंडेंट होता है, ये भी नहीं होगा। इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन रूट्स एंड नॉट इन स्टेम्स, स्टेम्स में भी ऑब्जर्व होता है। इट इज ए ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होता है, ये करेक्ट है, यानी कि इस केस में हमारा ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें बोल रहा है सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए प्लांट हार्मोन विच प्रोमोट्स सेल डिवीजन। सेल डिवीजन प्रमोट करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन, बुक का क्वेश्चन। असर्शन रीजन पर चलते हैं। असर्शन हमें बोल रहा है एमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस। बिल्कुल सही बात बोला है इसमें, एमीबा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से अपना खाना खाता है। रीजन बोल रहा है इन ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द फूड इज टेकन इन बाय द एंटायर सेल सरफेस। ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, जो आपका प्लाज्मोडियम होता है वो डिफरेंट प्रोसेस यूज करता है, यानी कि हाँ ये सही तो है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस केस में हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। असर्शन बोल रहा है प्रोड्यूसर्स आर कैपेबल ऑफ यूजिंग लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन टू मेक फूड अवेलेबल इन एन इकोसिस्टम। बिल्कुल सही बात बोला है। प्रोड्यूसर जो हमारा प्लांट होता है वो सनलाइट को यूज करता है सारे ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म के खाने को प्रस्तुत करने के लिए। रीजन बोल रहा है ऑल फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम स्टार्ट विथ ए प्रोड्यूसर। सभी फूड चेन प्रोड्यूसर से स्टार्ट होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसी के साथ हमारा बायोलॉजी का सेक्शन ए खत्म हो जाता है। अब हम देखेंगे सेक्शन बी, जो कि होगा हमारा केमिस्ट्री का। सेक्शन बी हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का। ये है आपका केमिस्ट्री। हाँ ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा गलत है। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ए हमें बोल रहा है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये गलत हो सकता है मेरे तरीके से। इस कंपाउंड का दे रखे स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। When mixed with water and left for half an hour, this compound sets into a hard। ये तो गलत है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से पूछा गया हो सकता है लेकिन ये गलत है। If heated at high temperature, the compound becomes dehydrated and is called dead burned plaster, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सही है, बी सी भी सही है लेकिन बी गलत है आपका, यानी कि स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। इस केस में हमारा ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। 18 हमें बोल रहा है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर गलत है। स्टेटमेंट ए, एसिटिक एसिड फ्रीजेस एट 290 केल्विन। सॉरी, एसिटिक एसिड 290 केल्विन पर फ्रीज हो जाता है, ठीक है। ये तो बुक देखना पड़ेगा, मैं बुक देखकर आपको बताता हूँ। तो बुक में जो दिया गया है उसमें है इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन है, लेकिन इसमें दिया है फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि स्टेटमेंट ए आपका गलत हो गया। तो स्टेटमेंट ए गलत है,
हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता है, फ्रीजिंग पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये आपका हो जाएगा सही। एसिटिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, हमारा ऑप्शन डी होगा इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। An element X reacts with oxygen to give a compound with a high melting point. This compound is also soluble in water. The element X is likely to be. ये तो बुक का क्वेश्चन है, कैल्शियम होगा इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH होल 2 होगा, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड होगा यानी कि CaO। बुक का क्वेश्चन है चैप्टर 1 या फिर 2 का। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो हमें दे रखा है, हाँ, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या दिखाएगा? कैटिनेशन कार्बन कंपाउंड्स दिखाते हैं, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन। एल्केन, इसमें से एल्केन कौन सा है? इथेन होगा आपका एल्केन, एल्किन होगा आपका ब्यूटीन, और एल्काइन होगा आपका इथाइन, यानी कि 1 होगा बी, 2 होगा डी, 3 होगा ए, 4 होगा सी। तो ऐसा तो ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 डायग्राम देखकर बिल्कुल मत डरना। ड्यूरिंग ड्यूरिंग smelting, additional substance is added to which combines with impurities to form a fusible product known as। तो जब हम स्मेल्टिंग करते हैं यानी कि किसी भी मेटल का प्यूरिफिकेशन करते हैं, तब क्या करते हैं, एक एडिशनल सब्सटेंस हम डालते हैं ताकि वो इम्प्यूरिटी को खींच सके और हमें प्योर सब्सटेंस या फिर प्योर मेटल दे सके। तो सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? सॉरी, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं स्लैग। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का क्वेश्चन है ये। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। Identify a group of unsaturated hydrocarbons from the following। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का ग्रुप हमें क्लासिफाई या फिर आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, ब्यूटाइन, इथीन, प्रोपाइन, इसमें डबल इन और आइन है, ये हमारा हो सकता है। प्रोपेन, प्रोपेन है तो ये अनसेचुरेटेड नहीं है। साइक्लोहेक्सेन है, अनसेचुरेटेड नहीं है। इथेन, प्रोपीन, हेक्सेन, हेक्सेन है, प्रोपेन है, अनसेचुरेटेड नहीं है। इस केस में हमारा ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। 23 देखते हैं। द नेम ऑफ द सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में कौन सा सॉल्ट यूज किया जाता है? सो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट नहीं होता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हो सकता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो आपका होता है वॉशिंग सोडा। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ आपका 20, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, ये भी गलत होगा, आपका ये होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होगा आपका करेक्ट आंसर, जो कि वाटर का परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। असर्शन रीजन है एक। असर्शन बोल रहा है वन कॉमन सॉल्ट इज केप्ट ओपन इट एब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। बिल्कुल सही बात बोला है, एयर से मॉइस्चर पकड़ लेता है। रीजन है कॉमन सॉल्ट कंटेन्स मैग्नीशियम क्लोराइड। कॉमन सॉल्ट में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी होगा हमारा इस केस में करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी एमसीक्यू भी समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं हम फिजिक्स के एमसीक्यू के बारे में, यानी कि हमारा सेक्शन सी। ये आ गया आपका सेक्शन सी।
इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। देखो, देखते ही समझ में आ गया ये गलत है। डेंटिस्ट हमेशा कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स नहीं। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स, रियर व्यू में कॉन्वेक्स यूज होता है, सही। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड फॉर शेविंग पर्पस, ये भी सही है। कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डॉक्टर टू फोकस लाइट इनसाइड द ईयर और इनसाइड द माउथ फॉर मेडिकल, ये भी सही है। इनकरेक्ट है सिर्फ ए, यानी कि हमारा ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। 31th क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग डायग्राम द करेक्ट मार्क्ड एंगल्स आर, यानी कि सही एंगल मार्क किया गया ऑप्शन कौन सा है। तो देखो, हाँ, ए आर डी तो नहीं होगा, ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म सही है, लेकिन डी हमारा कोई एंगल नहीं है। आई ए डी भी नहीं होगा, डी तो नहीं होगा। एंगल ए, एंगल आई, एंगल ई, एंगल आई यहाँ पर नहीं होगा, सिर्फ एंगल ए एंड एंगल ई होगा। ए होगा आपका प्रिज्म के लिए, और ई जो होता है वो होगा आपका इमर्जेंस के लिए, इमर्जेंस, ठीक है। 32 देखते हैं। असर्शन रीजन फिर से, असर्शन बोल रहा है इन इलेक्ट्रिक सर्किट वायर्स कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन आर ऑफन ट्विस्टेड टुगेदर। ये देखो, ये बिल्कुल सही बात है, ट्विस्टेड टुगेदर हो सकते हैं। रीजन, इफ द वायर आर नॉट ट्विस्टेड टुगेदर द कॉम्बिनेशन ऑफ द वायर्स फॉर्म ए करंट लूप, मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द लूप माइट अफेक्ट एडजेसेंट सर्किट्स और कंपाउंड्स। ये इसका करेक्ट रीजन है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमारा सैम्पल पेपर सेट 3 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सैम्पल पेपर 4 डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में बताइए एंड फीडबैक देना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।